आपके साथ मैं हूँ फलक चौहान। और जैसे जैसे मौसम चेंज होता जाता है वैसे ही बच्चों में मुख्तलिफ बीमारियों की शिकायत सामने आती हैं। आज हम बात करेंगे नमूनिया के हवाले से कि नमूनिया आखिर क्या बीमारी है और इसका इलाज कैसे मुमकिन है, और सर्दियों में अपने बच्चों का ख्याल आपने कैसे रखना है, कौन कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो आपने अपनानी है। और इसके लिए आज हमने इनवाइट किया है डॉक्टर मसूद अख्तर शेख को, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, ये नमूनिया होता क्या है और ये बच्चों को लगता कैसे है? देखिए, जो सर्दी का जब मौसम आता है तो उसमें जो टॉप मोस्ट बीमारी जो बच्चों को ख़ास तौर पे जो मुतासर करती है उसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, और अगर ये इन्फेक्शन फेफड़ों में चली जाए तो उसको नमूनिया का नाम दे दिया जाता है। तो उसकी कई वजूहात होती हैं कि सर्दी में, ज़ाहिर बात है, सवाल हमारा ये पैदा होता है कि सर्दी में ही आखिर क्यों ये मसला होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब मौसम बदलता है तो उसमें जो जरासीम हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है। और सर्दियों में जो ख़ास तौर पे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होता है। दूसरे नंबर पे ये है कि सर्दियों में ज़्यादातर क्योंकि हम अंदरून कमरे के अंदर चले जाते हैं, एक दूसरे के दरमियान फासला हम कम कर देते हैं और एक ही कमरे में बैठ के एक दूसरे से बात करते हैं। अगर कोई छींक रहा है या खांस रहा है तो वो भी एक दूसरे के साथ होता है। तो क्लोज़ जो कॉन्टैक्ट है उसकी वजह से एक जो वायरस है वो बहुत जल्दी से एक से दूसरे को मुंतकिल हो जाता है। और नतीजा ये होता है कि अगर ये इन्फेक्शन नाक और गले तक महसूस हो तो हम इसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। और अगर ये फेफड़ों के अंदर चली जाए तो इसके अंदर नमूनिया, या बच्चों में इससे मिलता जुलता एक मर्ज़ होता है जिसको ब्रोंकियोलाइटिस भी कहा जाता है। तो ये जो मौसम है इसमें ये दो बीमारियां जो हैं ख़ास तौर पे हमें देखने में मिलती हैं। तो डॉक्टर साहब, ये नमूनिया और कोल्ड और फ्लू में फ़र्क क्या होता है? घर में अगर हम इनिशियली फ़र्क कोई महसूस करें तो वो क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब छोटा बच्चा होता है तो हम उसकी सांस की रफ्तार देखते हैं और जो उनकी पसलियां हैं उनको, इनके दरमियान एक स्पेस होती है जिसको हम कहते हैं इंटरकॉस्टल स्पेस, तो इसको देखा जाता है। तो अगर किसी के अंदर नमूनिया हो गया तो सबसे पहली जो अलामत उसमें आती है कि बुखार होना शुरू हो जाता है, खांसी होना शुरू हो जाती है। और खांसी काफ़ी हमें महसूस होता है कि काफ़ी गहराई से वो खांसी आ रही होती है। ठीक है। और अगर देखें तो सांस की रफ्तार बच्चे में तेज़ हो जाती है और वो तेज़ी से सांस लेता है। और ख़ास तौर पे जब हम गांव के लोग हमारे पास आते हैं तो वो कहते हैं जी बच्चे की पसलियाँ चल रही हैं, वो बहुत तेज़ वो चल रही होती हैं। और बाज़ माएँ तो बड़ा फ्रैंकली बताती हैं कि डॉक्टर साहब इसके तो छाती में गड़े भी पड़ने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। फेफड़ों में वो जो रिब्स हैं उसके दरमियान गड़े, वो बेसिकली जो दो रिब्स के दरमियान स्पेस होती है, जब वो ज़्यादा जोर से सांस लेता है बच्चा तो उसके अंदर थोड़ी सी रिसेक्शंस आ जाती हैं। आपने घरों की बात की है तो हमारे घरों में एक और स्लैंग वर्ड भी यूज़ होता है, इसको ठंड लग गई है। अब ये जो ठंड लगना होता है ये कोई मिथ है या फिर वाकई ठंड लग जाती है और उससे बीमारियां भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं? देखिए, पहली तो मैं आपको बात बताऊं कि ये जो ठंड लगने का वर्ड है ना, ये ज़्यादातर माएँ इस्तेमाल करती हैं। बिल्कुल। और मैंने अपने जो 30 साल तजर्बे में देखा है कि जो माँ के अल्फाज है ना उसको बहुत अहमियत देनी चाहिए, इसलिए कि वो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम वो डायग्नोसिस आपको खुद ही बता देती है। मिसाल के तौर पे अगर वो ये कह रही है ठंड लग गई है तो उसका मुराद ये होता है कि सांस तेजी से ले रहा है, पसलियों के अंदर गड़े पड़ रहे हैं और इसको बुखार हो रहा है, यानी एक ऐसी कंडीशन में बच्चा जा चुका है कि उसके फेफड़ों के ऊपर असर हो गया। तो इसलिए इसी तरह से बाज़ दफ़ा वो कहता है जी नाक बहना शुरू हो गया है, उसको हम ज़्यादातर माएँ उसको ठंड की तरफ नहीं लेके जाती हैं, उसको नज़ला ज़ुकाम के तौर पे वो लेती हैं। तो अगर एक ब्रॉड सी बात हम ये कर लें कि अगर इन्फेक्शन नाक और गले और जो थ्रोट है जिसको हम हलक कहते हैं, अगर वहाँ तक महदूद हो तो उसमें अलामात इतनी ज़्यादा सवीयर नहीं होती और ना ही उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आती है अमूमी तौर पर। ठीक है। अगर कोई ख़ास किस्म का वायरस या बैक्टीरिया अटैक कर दे तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये सेल्फ लिमिटिंग होती है। उसमें अमूमी तौर पे आप देखें कि नाक से पानी का निकलना, नाक बहना, या सांस में रुकावट का होना, या रात के टाइम अगर बच्चा सोता है तो माँ वो बताती है कि जनाब उसको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, बच्चा मुंह खोल के सांस ले रहा है। इसी तरह से अगर हलक के अंदर जो इन्फेक्शन हो रही है, और ख़ास तौर पे जो एक हदूद होते हैं हलक के अंदर जिसको हम टॉन्सिल्स कहते हैं, और छोटे बच्चों में अक्सर ये देखा जाता है कि जब सर्दी का मौसम आता है, वैसे तो ये सारा साल हो सकते हैं लेकिन सर्दी में इसके इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं कि बच्चा खाते हुए तकलीफ़ महसूस करता है, सॉलिड लेने में उसको मसला हो जाता है, और ख़ास तौर पे ये जो एंगल्स है जॉ का उसके गिल्टियाँ होना शुरू हो जाती हैं, या बाज़ दफ़ा वो टॉन्सिल इतने बड़े हो जाते हैं
कि बच्चा खा पी नहीं सकता। अच्छा। तो उसमें फिर ये कि अगर हम देखते हैं कि अगर साल में बार बार इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं और इवेंचुअली बच्चा खाना पीने से भी मुश्किल हो गया उसके लिए, या उसका वज़न कम होना शुरू हो जाए या उसकी ग्रोथ कम होना शुरू हो, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें इवेंचुअली हमें सर्जरी की तरफ भी जाना पड़ सकता है। अच्छा। जैसे मैंने आपको कहा ना, नज़ला ज़ुकाम अमूमी तौर पे तो सेल्फ लिमिटिंग होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा ये जो अलामतें हैं ये ख़तरनाक अलामतें भी हो सकती हैं। जैसे अगर बार बार टॉन्सिल हो रहा है तो ऑपरेशन की तरफ जा सकते हैं। इसी तरह से एक ख़ास किस्म का जरासीम होता है जो टॉन्सिल पे अटैक करता है, और बज़ाहिर हमें लगता है कि ये सिर्फ गला ख़राब है, लेकिन वो जाके या जॉइंट्स पे अटैक हो जाता है बच्चे के फ्यूचर में जाके, या उसके हार्ट के ऊपर अटैक हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, ये अभी आपने टॉन्सिल्स की भी बात की है, जब आजकल क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है और बच्चों को ठंड लग भी जाती है, अक्सर माएँ भी कहती हैं ठंड लग गई है, उसमें फ्लू और कफ कोल्ड का भी उनको सामना करना पड़ता है। तो निमोनिया में और कफ कोल्ड में इनिशियली हम कैसे फ़र्क कर सकते हैं? देखिए, इसमें बड़ा आसान सा हल है। अगर तो बुखार के साथ अलामतें नज़ला ज़ुकाम तक हैं, नाक से पानी आ रहा है या खांसी आ रही है, और खांसी भी ऐसी है जिसमें आपको लगता है कि बच्चा फेफड़ों से ज़ोर नहीं लगा रहा बल्कि हलक से वो ज़ोर लगा रहा है, और अगर आप उसको डॉक्टर चेक करता है तो वो देखता है कि गला थोड़ा सा रेड हुआ हुआ है या जो जॉज हैं उसके गिर्द गिल्टियाँ बन रही हैं, तो अमूमी तौर पे ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। और इसमें ज़्यादातर जो इन्फेक्शंस हैं वो वायरस की वजह से होती हैं, और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेल्फ लिमिटिंग भी होती हैं, आम तौर पे 3 से 5 दिन इसका ड्यूरेशन होता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट काम हमने इसमें करना है वो ये है कि रेस्ट दिया जाए। अब अगर आप स्कूल के किसी टीचर को कहें कि बच्चे को नज़ला है, इसको आराम दे, तो वो मजाक उड़ाएगा, वो कहेंगे बहाना है, कि बहाना बना रहे हैं। हालांकि नज़ला ज़ुकाम के लिए जो सबसे अच्छी रेमेडी है जिससे नज़ला ज़ुकाम जल्दी बेहतर होता है वो रेस्ट है। ठीक है, कि आपने बच्चों को रेस्ट देना है ताकि उसकी एनर्जी खुद ब खुद बहाल हो। दूसरे नंबर पे उसको जो हाइड्रेशन है उसकी वो प्रॉपर रखनी है, कि पानी का इस्तेमाल उसको बेहतर कराना है, लिक्विड इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। फिर इसी तरह से जो हॉट जैसे सूप्स वगैरह का इस्तेमाल होता है, यखनी का इस्तेमाल है, वो उसका एनर्जी लेवल भी बेहतर करता है और एक सूदिंग इफेक्ट भी उसका होता है। तो डॉक्टर साहब, हमने अक्सर देखा है कि जब फ्लू कफ कोल्ड के साथ फीवर भी हो जाए ना, तो अक्सर घरों में ना हम सेल्फ मेडिकेशन भी शुरू कर देते हैं, और सेल्फ मेडिकेशन में सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल होता है। ये कितना ज़्यादा खतरनाक है? देखिए, बहुत सारे हमने माओं को देखा है जो सेप्ट्रॉन ख़ास तौर पे उसको वो समझते हैं कि ये बुखार की दवाई है, हालांकि सेप्ट्रॉन बुखार की दवाई नहीं है। दिस इज़ एन एंटीबायोटिक। जो सेल्फ मेडिकेशन माएँ करती हैं हमें उस पर इतराज़ नहीं है, लेकिन पैनाडोल की हद तक आप कर सकते हैं। जो अगर किसी भी वजह से बुखार हो रहा है और वो 100 या 101 या उससे ऊपर जाता है, तो आप घर में पैनाडोल या इससे मिलते जुलते जो अद्वियात हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। या बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी भी हैं जिसमें पेन किलर्स भी शामिल हो जाते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल है वो कतई तौर पे अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमें 70 to 80% टाइम जब डॉक्टर चेक करता है तो उसे अंदाज़ा होता है कि ये वायरल इन्फेक्शंस हैं, सेल्फ लिमिटिंग है, और हाइड्रेशन बेहतर करना, रेस्ट देना, सूप्स वगैरह का इस्तेमाल करना, न्यूट्रिशनल एडिशन करना, इसी की वजह से आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। तो फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स आनी है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, उससे हम बच सकते हैं। इसलिए खुद से सेल्फ मेडिकेशन बुखार की हद तक आप कर सकते हैं, दर्द की हद तक कर सकते हैं, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ जो मैंने पहले आपको बात की ना कि कुछ नज़ला ज़ुकाम और गला ख़राब, वो आपका डॉक्टर आपको बताएगा। जैसे मैंने कहा, टॉन्सिल्स बार बार हो, वो भी गला खराब डायग्नोसिस डॉक्टर ही कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकता है। और ये इतनी खतरनाक हो सकता है अगर बच्चा बार बार ये हो रहा है कि न्यूट्रिशन उसकी प्रॉब्लम में आ जाती है, उसका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, उसकी ग्रोथ भी बाज़ दफ़ा रुक जाती है। और उस सूरत में हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ सकता है। और जैसे दूसरा मैंने बताया कि अगर टॉन्सिल ख़ास किस्म का बैक्टीरिया अटैक कर दे तो आगे चल के उसके हार्ट के जो वेल्व्स हैं वो मुतासिर हो सकते हैं, उसके जॉइंट्स मुतासिर हो सकते हैं। ये भी आपका डॉक्टर आपको बताएगा। और इसमें मैं आपको बताऊंगा, जो अताई जगह जगह बैठे हुए हैं और गैर मुस्तनद हुक्मा, और काफ़ी हुक्मा तो ऐसे हैं जो आजकल सोशल मीडिया में भी गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, तो आप मुस्तनद डॉक्टर के पास जाइए। आपके सरकारी हॉस्पिटल मौजूद हैं, वहाँ जा सकते हैं, डिस्पेंसरी में जा सकते हैं, और आप उनको दिखा के फैसला करें कि क्या आपका बच्चा सादा नज़ला ज़ुकाम खांसी पे मुब्तला है, उसका आसान इलाज है, और अगर कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन आने का इम्कान है
तो डॉक्टर फिर आपको बताएगा कि आपने लॉन्ग टर्म में क्या करना है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, निमोनिया की जो इनिशियल स्टेज होती है जब घर में बच्चा मौजूद होता है और जो पेरेंट्स या घर वाले उसको देख रहे होते हैं कि वो बीमार है, किस स्टेज पे डॉक्टर के लेकर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है? देखिए, इसमें जो नमूनिया है वो इब्तदाई तौर पे तो नज़ला ज़ुकाम से स्टार्ट होता है, उसके बाद वो इन्फेक्शन नीचे फेफड़ों की तरफ जाती है, और जब वो फेफड़ों की तरफ जाती है तो सांस की रफ्तार तेज़ हो जाती है, उसके बाद खांसी आना शुरू हो जाती है, उसमें शिद्दत आ सकती है, और ख़ास तौर पे जो है ना रेशे वाली खांसी आना शुरू हो जाती है, और कई दफ़ा माएँ बताती हैं जी ग्रीन कलर का रेशा आ रहा है, पीले रंग का रेशा आ रहा है, तो ये बेसिकली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हम कहते हैं ये आ जाए। या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बार बार इन्फेक्शन की वजह से एक ख़ास म्यूकस बनना शुरू हो जाता है जो बच्चा कफ के ज़रिए निकालने की कोशिश करता है। अच्छा। फिर उसके साथ साथ सांस की रफ्तार का तेज़ होना, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, नब्ज़ का तेज़ हो जाना, सांस लेने में दुश्वारी होना, और अगर बच्चे की उम्र कम है तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो खाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, अगर दूध पीता बच्चा है तो दूध पीना मुश्किल हो जाता है, और जो न्यूट्रिशनल इनटेक है वो उसकी लिमिटेड हो जाती है। मतलब इस स्टेज पे आपको फौरन डॉक्टर के उसको ले जाना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि उसका सांस की रफ्तार तेज़ हो रही है, नब्ज़ उसकी तेज़ होना शुरू हो जाएगी, और खांसी उसको एक शिद्दत इख्तियार कर रही है, सांस में रुकावट आ रही है, तो आपने सेल्फ मेडिकेशन की तरफ नहीं जाना, आपने किसी डॉक्टर के पास जाना है, वो फिर आपको देख के तशखीस करेगा और उसके मुताबिक अद्वियात तजवीज़ करेगा। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, हम ये भी सुनते हैं घरों में या बाहर अक्सर लोग कहते हैं कि इसका निमोनिया बिगड़ गया है। अब ये जो निमोनिया बिगड़ रहा होता है, ये कौन सी वाली स्टेज होती है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? देखिए, अब यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई साइंटिफिक जवाब नहीं है। हम ये तो कह सकते हैं बिगड़ने को, अगर आप ये कहते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं तो डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। ठीक है। नमूनिया कॉम्प्लिकेट हो सकता है, फेफड़ों में पानी पड़ सकता है, फेफड़ों के गिर्द पानी पड़ सकता है, और उसकी जो सीवियरिटी है उसमें इजाफा हो सकता है, इन्फेक्शन फैल भी सकती है, और ख़ास तौर पे जितना छोटा बच्चा होगा उसमें कॉम्प्लिकेशन होने के उतने ही इम्कान ज़्यादा होते हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ फिर ये कि अगर आप सिर्फ कालपोल पैनाडोल के ऊपर बच्चे को रखते हैं और सिर्फ कहते हैं सूप पी के शायद ठीक हो जाएगा, और एंटीबायोटिक का बर वक्त इस्तेमाल नहीं करते, किसी डॉक्टर से मशवरा नहीं करते, तो कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ हमारी कुछ माएँ ये भी कहती हैं जी निमोनिया बिगड़ के टाइफाइड हो गया, टाइफाइड बिगड़ के टीबी हो गई, तो इस किस्म का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल गलत है। अगर निमोनिया है तो निमोनिया ही रहेगा, उसने टाइफाइड नहीं बनना, और अगर टाइफाइड है तो उसने टीबी नहीं बननी। तो जो बीमारी जिस तरीके से स्टार्ट होती है वही रहती है। हाँ, ये मुमकिन है कि उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस आ जाएं, और उसका तरीका यही है कि अगर सांस उखड़ रहा है, सांस लेने में दुश्वारी है, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, और बच्चा खाना खाने से भी आवाज़ार हो रहा है, तो ये वो मौका है जब आपने हॉस्पिटल लेके जाना है, क्लिनिक पे लेके जाना है, और उसको एंटीबायोटिक्स या जो भी अद्वियात डॉक्टर आपको तजवीज़ करता है वो आपने लाजमी स्टार्ट करनी है। डॉक्टर साहब, आपने सीवियरिटी का भी जिक्र किया, तो क्या हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि निमोनिया की वजह से खुदा न खासा डेथ भी हो सकती है? क्योंकि हम अक्सर ये भी देखते हैं कि किसी अडल्ट को या फिर बच्चे को भी निमोनिया हो गया, बिगड़ गया, और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। ये क्या मामला है? क्या वाकई निमोनिया से डेथ हो सकती है? देखिए, जो बच्चों के अंदर जो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, अब हम इसको दो तरह से कहते हैं कि एक मॉर्बिडिटी है, एक मोर्टेलिटी है। ठीक है। मॉर्बिडिटी का मतलब है कि बीमारी किस किस वजह से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है। और मोर्टेलिटी डेफिनेटली वो डेथ को कहा जाता है। तो बच्चों के अंदर जो मॉर्बिडिटी है, यानी बीमारी की जो चंद बड़ी वजूहात हैं, और ख़ास तौर पर सर्दियों में, उसमें लीडिंग निमोनिया है। यानी निमोनिया को इतना आसान नहीं समझना चाहिए। हाँ। और बच्चा जितना छोटा होगा उतना ही उसके अंदर निमोनिया के इम्कानात ज़्यादा होंगे, और उसके अंदर ख़तरात भी ज़्यादा होंगे। ठीक है। एक तो ये कि उसमें निमोनिया होने का चांस ज़्यादा होता है, और दूसरा निमोनिया से कॉम्प्लिकेशन, और कॉम्प्लिकेशन के नतीजे में डेथ। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ के हमारी अभी उस तरह से तरक्की नहीं हम कर सके अपने माशरे को, तो निमोनिया एक ख़तरनाक बीमारी जानी जाती है, और इससे मोर्टेलिटी हो सकती है, और हो भी रही हैं, और पाकिस्तान में भी हैं। और ये भी मैं आपको बताऊं कि ये नहीं है कि सिर्फ सर्दियों में ज़्यादा होता है। ठीक है। गर्मियों में भी निमोनिया हो रहा होता है। अच्छा। ऑटम स्प्रिंग हर मौसम में हो रहा होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सर्दियों में जो इसकी परसेंटेज है, इसके नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ जाते हैं, तो हमें ये लगता है कि हॉस्पिटल और क्लिनिक भर गए निमोनिया के साथ। और अच्छा, दूसरी बात ये है कि कुछ ऐसी बातें हैं
जो अगर बच्चे में हो तो हम कहते हैं कि निमोनिया के चांसेस ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पे अगर घर में कुछ सिगरेट नोशी कर रहा है, अगर वालिद कर रहा है, आजकल तो वालदा भी इस लगे हुए हैं इस काम के अंदर, तो ये मैं बताऊं बहुत ज़्यादा चल रहा है। घर में कोई बड़ा भाई कर रहा है, कोई मामू चाचा ताया ऐसा कर रहा है, और ये देखें कि जब कोई बंदा सिगरेट पीने के बाद फौरी तौर पे बाज़ लोग कहते हैं जी मैं बाहर पी आता हूँ सिगरेट और फौरन अंदर आए। ये आप जहन में रखें कि सिगरेट पीने के बाद अगले 4 घंटे तक आपके मुंह से कुछ केमिकल्स निकल रहे होते हैं। अच्छा। जो माहौल को ख़राब करते हैं, और अगर उसमें कोई बच्चा है तो फिर डेफिनेटली उसके अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग निमोनिया उसके इम्कानात बढ़ जाते हैं। अच्छा। तो हमारा ये कहना जी मैंने बाहर सिगरेट पिया तो मैं आ गया हूँ, माहौल ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल ख़राब करते हैं आप माहौल। दूसरे नंबर पे जो कम वज़न के बच्चे होते हैं, फिर जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं, और फिर ऐसे बच्चे जिनके अंदर एस्थमा का चांस ज़्यादा है, जिसको हम दमा कहते हैं। तो अगर किसी के अंदर एलर्जी ज़्यादा है, दमा का मसला है, कोई लो बर्थ वेट बेबी था, या उसके अंदर वज़न उसका ऑलरेडी कम है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, या किसी ना किसी और बीमारी के अंदर मुब्तला है, तो ऐसे बच्चों के अंदर निमोनिया के चांसेस और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, और इनको खास एहतियात की ज़रूरत होती है। तो डॉक्टर साहब, निमोनिया की कोई वैक्सीनेशन हमारे पास मौजूद है मार्केट में, और क्या ये कॉन्टेजियस है या नहीं है? देखिए, निमोनिया और जितनी भी नज़ला ज़ुकाम है ये कंटेजियस हैं। कंटेजियस किस तरह होंगे कि इनके जो जरासीम है, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वो वायरस हो, वो सांस के ज़रिए से बाहर आते हैं। तो जब कोई बंदा या कोई बच्चा छींक रहा होता है या खांस रहा होता है, तो हमारे यहाँ वो एक रूटीन नहीं है कि हम टिश्यू पेपर रख लें या हाथ रख लें या हम किसी और तरफ जाके छींक लें, या इस किस्म की ट्रेनिंग नहीं जाती। नतीजा ये होता है कि छींकते हुए, खांसते हुए, और बाज़ दफ़ा ये कि जब आप बात बहुत करीब जाके एक दूसरे से करते हैं तो जो ड्रॉपलेट निकल रहे होते हैं उसके अंदर ये जरासीम होता है। अच्छा। अब नतीजा ये होगा कि जिस बंदे से आप बात कर रहे हैं उसको ये बैक्टीरिया वायरस ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है। और फिर हमारे अक्सर ये होता है कि हम हाथ, एक रिचुअल है हमारा कि जब भी हम जाते हैं तो हम शेक हैंड करते हैं। तो अगर किसी का नज़ला ज़ुकाम है और उसने मुंह पे हाथ लगाया, नाक पे हाथ लगाया, तो जरासीम हाथ पे लग गए, या उसने छींकते हुए या खांसते हुए हाथ मुंह पे रख लिया तो जरासीम वहाँ ट्रांसफ़र हो गए। तो जब वो शेक हैंड करेगा तो दूसरे को ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये क्लोज जो ह्यूमन कॉन्टैक्ट है उसके ज़रिए, जिसमें हाथ मिलाना, साथ बैठना, नज़ला ज़ुकाम, ये जो है इस दौरान छींकना, खांसना, इसके ज़रिए से जो ड्रॉपलेट ट्रांसफ़र होता है उसमें ये जरासीम होता है। तो ये डेफिनेटली एक कंटेजियस है। और जहाँ तक आपने वैक्सीनेशन की बात की, तो 2 वैक्सीन जो है ना बड़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो जो छोटे बच्चों में न्यूमोकोकल वैक्सीन होती है, ठीक है, उसका बड़ा रोल होता है। निमोनिया की वैक्सीन जो है वो इम्पोर्टेंट होती हैं। और फिर सीज़न के हिसाब से फ्लू वैक्सीन भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। और फ्लू वैक्सीन का ये होता है कि उसमें, क्योंकि हमारे यहाँ फ्लू के जो वायरसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, देयर आर मे बी ओवर 100 टाइप ऑफ वायरसेस दैट कैन कॉज फ्लू। तो फिर हर सीज़न में जो कंपनी है एक फ्लू वैक्सीन लॉन्च करती है, जो पॉसिबली उस सीज़न के लिए या उस ईयर के लिए वैलिड होती है, और अगले साल फिर एक रिसर्च बेस्ड एक प्रोडक्ट लॉन्च की जाती है। तो डेफिनेटली आपको जो वैक्सीनेशन है बच्चों को लाजमी करवानी चाहिए। और जैसे मैंने कहा ना कि ऐसे बच्चे या ऐसे बड़े जिनके अंदर कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम हो, एस्थमा का मसला हो, कोई उनके अंदर इम्यूनिटी का इशू हो, कोई स्मोकिंग घर में बहुत ज़्यादा करता हो, कोई इस तरह का बार बार इन्फेक्शन रहती हो, तो उनको लाजमी जो वैक्सीनेशन है वो करना चाहिए। इससे डेफिनेटली ना सिर्फ आपको जो बीमारी होने के इम्कानात कम हो जाते हैं, बल्कि इसके साथ साथ अगर बीमारी हो तो उसकी कॉम्प्लिकेशन कम होती है और मोर्टेलिटी भी कम होती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, खेल रहे होते हैं, खेलकूद में भी मसरूफ़ होते हैं, तो वो अक्सर कपड़े गीले कर लेते हैं। अब उसके बाद उनको ठंड लग जाती है, तो ये लेयरिंग किस हद तक माँ बाप को करनी चाहिए बच्चों को, कि गर्म कपड़े किस हद तक पहनाएं? क्योंकि आपने जिक्र किया सूप का, यखनी का, लेकिन वो जो कपड़ों की जो लेयरिंग होती है ना सर्दी में, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। थोड़ा सा ये भी बता दें हमारे व्यूअर्स को। देखिए, सर्दी में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे जैसे टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो उसके साथ 2 इश्यूज आते हैं। एक तो ये कि सारे बच्चे एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं, ताकि बॉडी हीट एक्सचेंज करती है। पेरेंट्स के करीब आ जाते हैं, अपने जो एज फेलोज हैं उनके करीब आ जाते हैं, उससे भी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बढ़ जाता है। अच्छा।
दूसरे नंबर पे जनरली स्पीकिंग कि जैसे जैसे टेम्परेचर फॉल होता है हमारा बॉडी का जो इम्यूनिटी लेवल है वो भी फॉल होना शुरू हो जाता है। ठीक है। क्योंकि माहौल ठंडा होता है, बॉडी गर्म होती है और बॉडी हीट जो है ना जिस्म से निकल रही होती है। इस हीट को रोकने के लिए अब हमें बॉडी के अंदर लेयरिंग करनी पड़ती है और कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा जितना छोटा हो और कमरा अगर ठंडा हो, एक तो उसका टेम्परेचर आप नॉर्मल रखें। ठीक है। और मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा क्योंकि स्मॉग का मौसम है तो आपको गैस का बर्नर जलने की बजाय आप जो बिजली का कोई हीटर है वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि एक तो बच्चा वैसे ख़राब है अगर उसको कोई नज़ला ज़ुकाम आ रहा है, ऊपर से आप उसके अंदर जो पार्टिकुलेट मैटर है वो ज़्यादा करेंगे तो उसका तबीयत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। ठीक है। तो जो फ़ैन हीटर्स हैं वो या बिजली से जो चलने वाले हीटर्स हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए और बच्चे के दस्ताने भी आपको पहनाने चाहिए, मोज़े भी पहनाने चाहिए और यहाँ तक कि अगर बच्चा छोटा है तो कैप भी उसको पहनानी चाहिए और मफलर देना चाहिए ताकि कम से कम जो बॉडी है बच्चे की वो एक्सपोज हो और जो बॉडी से जो हीट निकल रही है उसको जगह कम से कम मिले। तो अगर बाज़ दफ़ा मैंने देखा है कि माएँ ख्याल नहीं करती हैं बच्चे का कि बच्चा कम कपड़े पहने हुए है, तो नतीजा ये होता है कि सर्दी की वजह से ऐसे बच्चों में बीमारी का चांस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। और मैं ये आपसे अर्ज़ करूँ कि जो छोटे बच्चे हैं और ख़ास तौर पे इस मौसम में जो अभी नए नए नौमौलूद बच्चे हैं उसके लिए तो इतना अहम है कि आप ये समझ लें कि सिर्फ अगर आप बच्चे को कवर नहीं करेंगे तो उसके लिए ये सुइसाइडल हो सकता है। अच्छा। बच्चे की सिर्फ टेम्परेचर की वजह से डेथ हो सकती है। अच्छा। इसलिए कि बच्चा गर्म है और इवन अगर दीवार ठंडी है, आपका फर्श ठंडा है या जिस बिस्तर पे आपने लेटाया वो ठंडा है तो बच्चे की सारी हीट निकल के इन चीज़ों के अंदर जब्त हो जाएगी और नतीजा ये कि बच्चा इतना ठंडा होगा कि उसके बाद उसकी जो लाइफ है उसको रिस्क पे आ जाता है। तो इसलिए आजकल के मौसम में ख़ास तौर पे वो बच्चे जो अभी डिलीवर हो रहे हैं और घरों पे हो जाते हैं, क्योंकि हमारे गांव में ये अभी भी रिवाज है, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि आप जिस कमरे में डिलीवरी प्रपोज करते हैं उस कमरे को पहले से हीटअप कर लें ताकि उसकी दीवारें, उसके जो फर्श हैं वो सारे हीटअप हों। जिस कमरे में आपने नौज़ायदा बच्चे को रखना है उसके अंदर भी हीटर मुस्तकिल चला के रखें। बहुत ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए, ऐसा टेम्परेचर हो जो बॉडी के मुताबिकत हो ताकि जिस्म का टेम्परेचर ना उसके अंदर जाए ना उससे बाहर निकले, बैलेंस हो। तो अगर आप ये कर लेते हैं और उसके बाद बच्चे को आप ढांप के रखते हैं और नहलाने के लिए भी औकात आप दोपहर के रखते हैं। ठीक है। ताकि सूरज की रोशनी हो, कुछ टेम्परेचर बेहतर हो, क्योंकि कई दफ़ा माएँ हैं कि नहलाती हैं और कमरे में रख देती हैं, पता लगता है 3 दिन बाद उनका या नज़ला ज़ुकाम हो गया या फिर नमूनिया की तरफ चला गया, क्योंकि जरासीम तो हमारे पास है, जैसे ही उसका इम्यूनिटी लेवल फॉल करता है तो उनका हमला हो जाता है। डॉक्टर साहब आपने रूम टेम्परेचर की भी बात की है, अक्सर घरों में हम देखते हैं जैसे ही सर्दी अभी बढ़ेगी तो फिर हीटर्स लगा दिए जाते हैं, कमरों के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अब इस तरह से अगर हीटिंग सिस्टम कमरे में रहेगा तो क्या ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप डाउन नहीं होगा? और दूसरा फिर आपने बात भी की कि फ़ैन हीटर्स की, गैस वाले हीटर्स नहीं यूज़ करने चाहिए, थोड़ा सा आप हमें इसका डिफरेंस बता दें। देखिए, ये जो आपने देखा होगा कि आजकल स्मॉग की बड़ी बात हो रही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात हो रही है। आजकल हमारा जो नॉर्मल एयर क्वालिटी इंडेक्स है सुबह के टाइम वो 400 से भी ज़्यादा हो जाता है। जो डिज़ायर्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स है जिसमें पार्टिकुलेट मैटर है 50 से कम होना चाहिए। लेकिन जब आप बर्नर्स यूज़ करते हैं, जब आप कोल यूज़ करते हैं तो उसमें पार्टिकुलेट मैटर भी निकलते हैं और उसकी वजह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो मज़ीद ख़राब होता है। ठीक है। तो ऐसा, क्योंकि कमरे में आप अगर वेंटिलेशन भी नहीं होंगे, खिड़कियाँ बंद कर देंगे, रोशनदान बंद कर देंगे, दरवाजे बंद होंगे कि जी हवा ना आए किसी तरह से, तो एक तो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी वहाँ से और दूसरे नंबर पे जो पार्टिकुलेट मैटर है उसका एक लेमिनार फ्लो हमें चाहिए होता है कि एक तरफ से आ रही हो हवा और दूसरी तरफ से जा रही हो। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने अगर यूज़ करना है तो फ़ैन हीटर्स कर लें या जो बिजली से चलने वाले हीटर्स हैं वो कर लें। लेकिन मसला ये होता है कि कमरा तो गर्म हो जाता है, हाँ। लेकिन आपकी जेब ठंडी हो जाती है, इस वजह से वो भी बड़ा मसला है। तो सस्ते होने की वजह से लोग गैस की तरफ आते हैं। ठीक है। लेकिन मैं यहाँ उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो गैस के बर्नर्स यूज़ करते हैं या गैस के हीटर्स यूज़ करते हैं तो उन्हें चाहिए कि वेंटिलेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ठीक है। क्योंकि गैस हीटर आपकी ऑक्सीजन लेवल को रिड्यूस करता है और जब तक आपकी वेंटिलेशन नहीं होगी तो ये आपके बच्चे के लिए, आपकी अपनी सेहत के लिए ख़तरनाक हो सकता है। डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी का एक और भी फ़ायदा उठाते हैं, ज़रा कोई हमें लाइफस्टाइल कोई बच्चों का बता दें, क्योंकि सर्दियाँ जैसे ही आती हैं ना, नौमौलूद बच्चों की बात नहीं करी, छोटे बच्चों की बात करी हूँ, उसमें फ्राइज़ भी खाते हैं, जंक फूड भी खाते हैं, जिंगर बर्गर्स भी चल रहे होते हैं, साथ फिज़ी ड्रिंक्स भी कभी कभी चल जाती हैं।
तो वो सर्दी भी आ रही होती है और फ्राइड फिश का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, क्योंकि आपने हमें यखनी का, सूप वगैरह का बताया, लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए सर्दी में? देखिए, उसमें बेसिकली अगर आपने बच्चे की न्यूट्रिशन को बेहतर रखना है तो हमें 4 बेसिक जो ग्रुप्स हैं उससे आपने बच्चों को उसकी डाइट कंप्लीट करनी है और डेली बेसिस पे ये करना है। ऐसे नहीं करना कि एक हफ्ता आपने एक ग्रुप दिया, दूसरे हफ्ता नहीं, डेली बेसिस पे चारों ग्रुप आपको चाहिए। पहला ग्रुप है दूध और दूध से बनी हुई अशिया। ठीक है। उसमें मक्खन भी हो सकता है, पनीर भी हो सकता है, दही भी हो सकती है। सो ये सारी चीजें दूध और उससे बनी हुई अशिया में आते हैं। आपने डेली बेसिस पे इसको जरूर इस्तेमाल करना है। ठीक है। अब बाज़ दफ़ा हम कहते हैं जी बच्चा बड़ा हो गया, अब तो दूध की जरूरत नहीं है। भाई, बच्चा बड़ा हो जाए, जवान हो जाए, दूध एक ऐसी चीज है जो कि बैलेंस डाइट है और वो ना सिर्फ बच्चे की डाइट में जरूरी है बल्कि एडल्ट की डाइट में भी जरूरी है कि दूध या दूध से बनी हुई अशिया को आप इस्तेमाल करें। ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है फल। अब फल का मसला ये नहीं होता कि बहुत महंगा फल आ जाए या फ्रीजर का निकला हुआ फल आपने इस्तेमाल करना है। जो मौसमी फल आ रहा है, यानी अगर अल्लाह आपको उस मौसम में वो फल नहीं दे रहा तो आप फ्रिज से निकाल के खा रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं होती। जो मौसमी फल है वो आप जरूर उसके अंदर शामिल करें और फल को उसकी ओरिजिनल फॉर्म पे इस्तेमाल करें। ठीक है। ना तो वो फ्रीजर से बाहर होना चाहिए और ना उसके जूस निकाल के आप दें, इसलिए कि उसमें फाइबर भी होता है। हम क्या करते हैं कि फाइबर उठा के बाहर फेंक देते हैं और उसके बाद जूस बच्चे को देते हैं, वो भी ठंडा करके, तो वो सही नहीं है। तीसरे नंबर पे हमारे पास अजनास आ जाते हैं। ठीक है। अब अजनास जो है, कभी देखें किसी ज़माने में आप अगर पुराने चले जाएं तो गंदम के साथ बाजरा भी लोग इस्तेमाल किया करते थे, जौ भी इस्तेमाल किया करते थे, चने का भी इस्तेमाल किया जाते थे रोटी के लिए। लेकिन आज तो हमने सिर्फ और सिर्फ गंदम के ऊपर फोकस कर लिया और वो भी रिफाइंड, उसमें से भी फाइबर निकाल दिया और सफ़ेद पराठे, बिल्कुल, या वो जो लच्छे वाले पराठे बाजार में मिल रहे होते हैं या घर में भी जो है ना रिफाइंड आटा। तो अगर आपने गंदम इस्तेमाल करनी है या कोई भी अजनास इस्तेमाल करना है तो मेक श्योर कि एक तो वो रिफाइंड ना हो, उसमें फाइबर की जो क्वांटिटी अल्लाह की तरफ से दी गई है हम उसको निकाल के ना अपनी मर्जियां करते हैं। यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब भी आप नेचर में छेड़छाड़ करते हैं ना जी, बिल्कुल, और कुदरत के बनाए असूलों को ख़राब करते हैं तो आप बच्चे की सेहत को मुतासिर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। चौथा जो ग्रुप है वो आपके प्रोटीन्स आता है। ठीक है। गोश्त आपको छोटा गोश्त हो, बड़ा गोश्त हो, मछली हो या मुर्गी हो, कोई भी गोश्त होना चाहिए। लेकिन ज़्यादा ये है कि जिन बच्चों को जो रेड मीट है वो ज़्यादा बेहतर होता है, उसके अंदर ज़रा न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होती है। और वाइट मीट में अगर आप बात करें तो ब्रायलर की निस्बत, क्योंकि उसके अंदर स्टीरॉइड्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, उसकी निस्बत जो फिश है उसके अंदर वो हम इसको कहते हैं कि थोड़ा फिश भी अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो जिस्म का ज़्यादा हिस्सा वो बन जाती है। ठीक है। और ना सिर्फ न्यूट्रिशन ज़्यादा देती है बल्कि बॉडी के अंदर एसिमिलेट भी हो जाती है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये इंश्योर करना है। अब इसमें बर्गर तो कहीं भी नहीं आते, बर्गर इतना अच्छा होता तो मेरे ख्याल है किसी दरख्त पे बर्गर लग रहा होता है, बिल्कुल, किसी के ऊपर वो सैंडविच लग रहा होता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। तो जब हम अल्लाह की चीज़ों को बदल के अपनी मर्जी की चीज़ें बना के घीयों में तल के उसको खिलाते हैं, आप देखें ना फल किसी घी में लग के मिल रहा है हमें, ना कोई बर्गर दरख्त से मिल रहा है, ना कोई कोल्ड ड्रिंक किसी हमें पौधे से मिल रही है। तो नतीजा ये है कि हम उसके अंदर चीनी और पानी को मिक्स कर लेते हैं, रंग बीच में डाल देते हैं और बच्चों की सेहत को नुकसान करते हैं। यहाँ मैं समझता हूँ कि जो वालिदैन हैं और ख़ास तौर पे माँ, बड़ी बहन, खाला, इनकी जिम्मेदारी है कि बच्चों का टेस्ट डेवलप करें। ठीक है। और टेस्ट डेवलप करना एक दिन का काम नहीं है। आपने उसको जो नेचर में रूटीन के अंदर जो कुदरत वाली चीजें जो मैंने 4 ग्रुप बनाए, बच्चे को जब इधर लाएंगे और उनका टेस्ट उसको डेवलप करेंगे तो फिर डेफिनेटली वो इन चीज़ों से दूर रहेगा, वरना ये सेहत के लिए नुकसान है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब ने आज हमें बहुत कीमती इन्फॉर्मेशन भी दी है और सेहत की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में भी आगाह की है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें। अगर बच्चे को फ्लू, फीवर या फिर नमूनिया जैसी शिकायत हैं तो आप फ़ौरन डॉक्टर से रिजू करें। डॉक्टर मसूद अख्तर शेख, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। हेल्थ टॉक के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ और